बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। आईसीसी वर्ल्ड कप जारी है और अगर इस दिलचस्प मैचेस की बात करें तो कल बड़ा दिलचस्प मैच हुआ। वहाँ पर हमने देखा एक और अपसेट इस टूर्नामेंट का देखने में आया, जहाँ पर अगर हम देखें तो जिस तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स के हवाले से बात हो रही थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में अच्छा खेल पेश करते दिखाई देंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो वैसा ही कल के मैच में हुआ और कल हमने देखा कि एक ऐसी जीत नीदरलैंड ने हासिल की जिसकी शायद ही तारीख में जो है उनके साथ होता हुआ दिखाई, क्योंकि उन्होंने इससे कबल जो 22 मैचेस खेले थे और 22 में 2 में कामयाबी हासिल की थी। और उसके साथ साथ अगर बात कर लें तो कल के मैच के हवाले से जहां जनूबी अफ्रीका को 38 रन से शिकस्त हुई, तो वहां पर 3 ऐसे प्लेयर थे जो एक छोटा सा शेर है कि अपने ही गिराते हैं नशेमंद पर बिजलियां। तो यही कुछ कल हुआ। माजी में जनूबी अफ्रीका की तरफ से खेलने वाले 3 खिलाड़ियों ने कल नीदरलैंड की नुमाइंदगी कर रहे थे और जहां पर तीनों प्लेयर्स ने जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो है अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उस मैच के अंदर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद जो है हमने देखा कि उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में एक बहुत बड़ा अपसेट कर दिया। इसी हवाले से बात करेंगे अपने शो के अंदर और फिर कौमी खेल हॉकी के हवाले से भी बात करेंगे, जहां पर एक बहुत कुछ आज के दिन गर्मा गर्मी रही है। सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक जो है सज्जाद कोकर जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उन्होंने तस्दीक कर दी है। बहुत सी चीज़ें आज के शो में आपको मिलेंगी, यकीन हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। हमारे साथ जो है साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और विनिस टीम के साथ रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं, उनके साथ जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं और फिर हनीफ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, मुख्तलिफ कोचेज़ की कोचिंग करा रहे होते हैं, मुख्तलिफ लेवल के कोचेस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अभी हाल ही में जो है हमने देखा कि 14 ओवर एज प्लेयर्स का टूर्नामेंट जारी था, वहाँ पर भी टीमों की नुमाइंदगी में अपना भरपूर साथ देते हुए नज़र आ रहे थे हनीफ मलिक साहब। तो सबसे पहले रियाजुद्दीन की तरफ आते हैं। रियाजुद्दीन साहब, कल एक फिर बहुत बड़ा अपसेट हो गया, क्या कहेंगे? इस टूर्नामेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि 2 अपसेट हो चुके हैं अब तक और इस वक्त अगर हम बात कर लें न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच जारी है, जहाँ पर 288 रन न्यूजीलैंड ने स्कोर किए हैं, 279 रन का टारगेट दिया। आप समझ रहे हैं कि ये टारगेट इतना मुश्किल नहीं है इस विकेट के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से इस मेगा इवेंट में जो इससे पहले मतलब ये कि अपसेट हुए हैं, तो उसको देखते हुए तो लग ऐसा रहा है कि हकीकत में अब पता चल रहा है कि वाकई क्रिकेट जो है उसमें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसलिए कि इससे पहले तो हम बहुत कम ऐसा देखा था और ऐसा मतलब सोचा था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में जिस तरह से मतलब ये कि इससे पहले इंग्लैंड की टीम को शिकस्त हुई अफ़गानिस्तान ने और फिर साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी, साउथ अफ्रीका को शिकस्त हुई है नीदरलैंड से। अच्छा, ये नीदरलैंड की टीम जो है इससे कबल जो गुज़श्ता वर्ल्ड कप था उसमें भी उसने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी थी और जिसके बाद पाकिस्तान जो है कंफर्टेबल मतलब एक फाइनल पहुंच गया था। फिर ये और बात है कि फ़ाइनल में इंग्लैंड से शिकस्त खा गया था। बात ये कि पहले तो हम बात कर लेते हैं हॉलैंड की टीम की ना, जिसने अपसेट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, हॉलैंड की टीम जो है कमोबेश 2-3 सालों से इस तरह की परफॉर्मेंस दे रही थी और बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ उनके बैट्समैन भी और उनके बॉलर्स भी ऑन एंड ऑफ मतलब अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर रहे थे। लेकिन जब किसी मेगा इवेंट में एक ऐसी टीम को जिसमें आपको आप कमज़ोर समझते हैं और इस तरह की परफॉर्मेंस दे दे, तो वो यकीनन मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है और इसकी वजह से जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है अब उनके इत्मीनान में मज़ीद इजाफा होगा और वो मज़ीद अच्छी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। रह गई बात अफ़गानिस्तान की टीम की, तो अफ़गानिस्तान का भी यही है कि वो थोड़ा सा मतलब उनके साथ मसला ये है, हालांकि बाज़ वक़्त आप ये देखें कि तीनों शोबे में वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर उन्हें पेशेंस का लेवल जो है ना और बढ़ जाए, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जिसकी ज़रूरत होती है, तो वो इससे कबल भी बाज़ ऐसे मैचेस थे जिसको वो जीत सकते थे लेकिन नहीं जीत सके। लेकिन आप ये देखें कि अब जो है जिस तरह से वो परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं, तो यकीनन जो आपने कहा कि आज के मैच में तो मैं ये समझता हूँ कि 288 रन एक मतलब है ठीक मतलब रन्स हैं, लेकिन कल जिस तरह से आपने देखा कि हॉलैंड की टीम रन्स बनाने में कामयाब रही, हालांकि आप ये देखें कि 243 रन्स, तो 243 रन्स ऐसे थे 43 ओवर में जो 300 रन्स के बराबर थे। 245 तो वो 300 रन्स के बराबर थे। लेकिन आप ये देखें कि जिस तरह से मतलब उन्होंने उसको चेस किया और मतलब वो एक और 38 रन से उन्होंने फतह पाई।
तो ये एक बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी बात थी। आज जो मैच हो रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान जो है वो बिल्कुल कोई भी अपसेट कर सकती है, इसलिए कि आप ये देखें नवीन ने 2 विकेटें ली हैं और उनके अज़मतुल्लाह ने 2 विकेटें ली हैं। लेथम ने मेरे ख्याल से बनाए हैं शायद 68 रन्स, और उसके साथ साथ बिल यंग जो हैं वो भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने 54 रन बनाए। लेकिन ये जो इस टूर्नामेंट में ख़ासतौर से इस वर्ल्ड कप में जो मैचेस हो रहे हैं उसमें अब ये ट्रेंड हम देख रहे हैं कि वो टीमें जिसको हम बाज़ औक़ात इग्नोर करते रहें वो यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस बिल्कुल पेश कर रही हैं। अच्छी परफॉर्मेंस तो दिखाती ये हुई बड़ी नजर पॉजिटिव चीज़ है। जावेद साहब, अगर हम इस आज के मैच की भी बात कर लें थोड़ी सी, तो क्योंकि आज का मैच इस वक्त जारी है और जिस तरह 288 रन स्कोर किए हैं न्यूजीलैंड ने, अफगान चेस कर रही है, लेकिन इस 288 रन में आप समझते हैं कि इससे भी कम रन हो सकते थे जो उन्होंने 5 कैचेस छोड़े? बिल्कुल मोइन भाई, आपकी ये जो बात है ना फील्डिंग के बारे में 100% सही है। जिस तरीके से अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 114-15 पे उनके 4 आउट कर दिए थे, लेकिन उसके बाद जो फुकदान नज़र आया ना फील्डिंग का, बॉलर्स का साथ फील्डर ने नहीं दिया, नहीं तो कजा ये 250 रन भी नज़र नहीं आ रहे थे। जिस तरीके से प्रेशर में ले लिया था न्यूजीलैंड को, लेकिन बात वही ना तजर्बेकारी की आ रही है। एक तो इन्हें फिनिश करना नहीं आता कि किस तरीके से जब चेस पे जाते हैं फिनिश करते हैं, और दूसरा जब ये प्रेशर डाल लेते सामने वाली साइड पे तो उस प्रेशर को मेंटेन नहीं रख सकते। इसी तरीके से जिस तरीके से देखिए बॉलर्स ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की, अगर उसी प्रेशर को मेंटेन रखते आखिर तक तो स्कोर 250 के अंदर होता और बिल्कुल आसानी से ये चेस कर सकते। अब गो के स्कोर जो है 288 पर चला गया है, अभी भी ये रिलाय करेगा अफगानिस्तान। देखें सरप्राइज पैकेज तो आपको दे दिया अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर, अब न्यूजीलैंड सामने है। अगर गुरबाज और इब्राहिम अगर इनकी पार्टनरशिप लग जाती है और गुरबाज 20 से 25 ओवर विकेट पर रह जाता है तो मैं समझता हूं कि काफी चांसेस जो है ना अफगानिस्तान के निकलकर सामने आ जाएंगे जीत के, क्योंकि अभी वो जीत की तरफ जा रहे हैं। जिस तरीके से लास्ट मैच उन्होंने जीता है तो उन्होंने इसे अपसेट नहीं, उन्होंने अपनी मेहनत से मैच जीता है। अब जैसे जैसे इनमें पैशन आ रही है, सब्र आ रहा है, बर्दाश्त आ रहा है, वनडे क्रिकेट की तरफ लौट रहे हैं, T20 के फॉर्मेट से निकल रहे हैं, तो मुझे नजर आ रहा है आज ये चेस पे जाएंगे, आज ये चेस करते हुए नजर आएंगे। हनी मलिक साहब क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से, जिस तरह 288 स्कोर हुआ है, आपको लगता है ऐसा है कि क्योंकि अभी हम देख रहे हैं अफगान पावर प्ले का इस्तेमाल बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी तो उनका एक आउट भी हो गया है। असल में बात वही आती है फील्डिंग की, फील्डिंग का म्यार अगर थोड़ा सा अच्छा होता है इसमें तो लास्ट मैच में आपने देखा साउथ अफ्रीका कितनी बड़ी टीम है बट एक 207 रन कर सकी अगेंस्ट नीदरलैंड। तो अब ये भी अपसेट हो सकता है, लेकिन उन्होंने खुद अपना लेवल थोड़ा सा नीचे किया उस पर कि फील्डिंग का म्यार थोड़ा सा उसका हल्का रहा। फील्डिंग की वजह से मैच जीते जाते हैं, बट ये है कि अभी मैच जारी है और क्रिकेट है, आपको पता है कुछ भी हो सकता है इस पे। हनी वे मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज भी लेवल्स के तुमने किए हुए हैं, तो फील्डिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है? अगर ये दो जावेद साहब से मैंने यही सवाल किया, 288 रन जो स्कोर किया, अगर ये 288 रन में वो 5 कैचेस अगर कर लेते तो शायद ये 200 रन भी न्यूजीलैंड नहीं कर पाता। बहुत मुश्किल होता, 200 रन भी बमुश्किल बनाए जाते हैं उस पर। अगर लास्ट ओवर्स में पावर रेटिंग का इस्तेमाल किया जाता तब भी बमुश्किल 200 रन बनते हैं, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है क्रिकेट में वो फील्डिंग होती है। फील्डिंग अगर आपने स्टार्टिंग में आपने 2-3 रन आउट कर दिए, 2-3 कैचेस ले लिए तो टीम वहीं पर बैंड हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि फील्डिंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चले, फील्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे, जो एक बड़ा अपसेट हुआ, नीदरलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 38 रन से हराया? हाँ, नो डाउट उसमें भी देखें उनके सीनियर प्लेयर्स ने उनका भरपूर साथ दिया और एक एक्सपीरियंस टीम थी और उसको नॉकआउट किया उन्होंने। मेरे ख्याल में उसमें भी बॉलिंग और फील्डिंग का म्यार था जिसकी वजह से ये सब चेंज आया। अच्छा, चेंज आया है। जैसा कल चेंज आने की एक बात खास ये थी कि माजी में अगर हम देखें तो अच्छी क्रिकेट है, जो उनके क्रिकेटर्स थे वो भी खेलते रहे थे जनूबी अफ्रीका का से 3 प्लेयर्स ऐसे थे जो जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी कर चुके, वही 3 प्लेयर्स नीदरलैंड की तरफ से भी कल खेल रहे थे। उन्होंने कल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जिस तरह मैंने इंट्रो में जो एक शेर आपसे कहा था कि शायद उसी पे जचता है वो शेर। जी वो मोइन भाई देखिए उन्होंने बहुत कमाल के जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स थे, जो साउथ अफ्रीका से डॉन मरे जो खेल रहा था उसी ने लास्ट जो T20 जितवाया था, वर्ल्ड कप में जितवाया था और वनडे भी जितवा दिया। लेकिन साउथ अफ्रीका ने बता दिया पूरे टूर्नामेंट को, जितने भी क्रिकेट लवर है, कि हमें ऐसे चोकर नहीं कहा जाता,
हम कहीं भी आके जो ना अपने उसमें फॉर्म में आ जाते हैं। कल देखिए इतनी बड़ी साइड है कि आप मैच जीत रहे हैं, 2-2 3-3 प्लेयर 100 कर रहे हैं उसमें, और फिर आप एकदम ढेर हो गए, तो इसका क्रेडिट देना होगा आयरलैंड को। आयरलैंड की टीम जिस तरीके से आपको पता है उनका कप्तान स्कॉट डेविड लेकर चल रहा है टीम को, और आपको पता उसके बाद बॉलिंग बैटिंग, और अभी इसी जिस तरह हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं फील्डिंग की, फील्डिंग क्या कमाल की फील्डिंग उन्होंने की, और जो रोल जिस बॉलर्स को दिया उसने अदा किया, और बैट्समैनों ने जो रोल था वो अदा किया। आखिरी में जो दत्त ने जो 3 छक्के मारे 9 बॉलों पे 23 रन बना दिए, तो 43 ओवरों में 245 रन का मजमूआ लग जाना, ये साउथ अफ्रीका की टीम के सामने ऐसा ही था। इसी टीम ने तो 428 भी रन किए थे जावेद साहब, है तो फिर 245 क्यों नहीं हो सकता था? सर मैं यही आपसे अर्ज कर रहा कि 245 जिस तरीके से इसकी बैटिंग चल रही थी, एक मोमेंटम बना हुआ था साउथ अफ्रीका का, तो हम ये समझ रहे थे ये जो 43 ओवर, क्या ये तो 35-40 ओवर से पहले पहले ही फारिग कर देंगे, लेकिन उन्होंने जो अपनी रोश है, जो इनकी एक तारीख है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते कहीं ना कहीं जाके इस तरीके से ये स्लिप होते हैं कि सिर्फ होता है। लाइन लग जाती है। अगर हम देखें कल के मैच के हवाले से, तो उसमें हम देखते हैं कि दोनों ही ममालिक की टीमें एक ही तर्ज की क्रिकेट खेलते हैं, तो शायद आपको ऐसा नहीं लगा कि इस क्रिकेट का बेनिफिट कल के मैच में जो है हॉलैंड ने उठा लिया? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें हॉलैंड की टीम ने हालिया 1-2 सालों में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और उन्हें बड़ा मतलब है कि अपनी तीनों चीज़ों जो शोबे हैं उसमें बड़ा कंसंट्रेट किया है। और जो आपने कभी बात की थी कि वो तब नहीं गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, जो 3 उनके खिलाड़ी थे, अब वो ज़ाहिर है इनकी तरफ से खेल रहे हैं, उन्होंने भी बड़ा की रोल अदा किया। तो उनको जो था मतलब साउथ अफ्रीका की जो कमज़ोरियों का इल्म था, जब ऐसे की प्लेयर्स आपके पास जो पहले हों और वो फिर ऐसी टीम में आ जाएं, तो यकीनन उसका पॉजिटिव असर जो है पड़ता है। तो वही चीज़ मैं समझता हूँ कि वो प्लस पॉइंट साबित हुई, और उनका जो तीनों खिलाड़ियों का खेलना जो है नेदरलैंड से, वो उनकी फतह का भी बाइस बना। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि ख़ास तौर से हॉलैंड की टीम जो है, आप जैसे मैंने पहले कहा था कि गुज़िश्ता आप इनके बाईलैटरल सीरीज़ देख लें या वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस देख लें, ये ऑन एंड ऑफ मतलब ये कि हैरान करते रहें अपनी परफॉर्मेंस से, जिस तरह से अफ़गानिस्तान की टीम करती है। तो ये आगे जाके मैं ही समझता हूँ कि न सिर्फ ये इस टूर्नामेंट में, इस वर्ल्ड कप में भी किसी भी टीम के ख़िलाफ़ अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर सकते हैं, इसलिए कि अब उनका देखें एतमाद बहाल हुआ है। इतना बड़ा मैच उन्होंने कल जीता है जिसकी वजह से उनका एतमाद बहाल हुआ है, और उनके जो चाहे वो बैटर से ले लें चाहे वो बॉलर से ले लें, यकीनन उसका पॉजिटिव असर जो है उनकी अब फील्डिंग पे भी पड़ेगा, और वो मज़ीद अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। तो ये ऐसी टीमें जो है ना, देखें ये जो करंट एरा है, ये मतलब डैशिंग एटीट्यूड होना चाहिए, इसमें आपको एग्रेशन दिखाना चाहिए, जिसमें स्मार्ट क्रिकेट दिखानी चाहिए। और जो इस वक्त नेदरलैंड के खिलाड़ी हैं, मैं ये समझता हूँ जो इस वक्त दुनियाई क्रिकेट में जो रिक्वायरमेंट है फिज़िकल फिटनेस लेवल की, उसके मेयार पे भी वो पूरे उतरते हैं। देखें वैसे तो बड़ी बड़ी टीमें उनसे छोटे मोटे फंबल होते हैं, लेकिन ऐसी टीम जिसको आप रेट नहीं कर रहे होते, और वो जब मतलब इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस देती है, तो उसके पीछे उनकी मेहनत छिपी होती है। और आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, उनका कॉन्फिडेंस देख लें, उनकी मतलब ये कि जिस तरह से वो एग्रेसिव मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उन्होंने जो है मैं समझता हूँ दूसरी बड़ी टीमों के लिए भी एक मिसाल कायम की है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और अभी देखें गो के इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो है इंडिया के और न्यूजीलैंड के 6-6 पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह की परफॉर्मेंस अफगानिस्तान और ख़ासतौर से नेदरलैंड की टीम ने मतलब दिखा दी है, तो मैं ही समझता हूँ कि जब तक 4-4 या 5-5 मैचेस ना हो जाएं, उस वक्त तब तक कोई चीज़ वाज़ेह होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हनीफ, इस टूर्नामेंट में अब तक अगर हम देखें तो आज न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, और अगर देखें तो इस पॉइंट टेबल पे भारत जो है सबसे टॉप पे है, उन्होंने अपने तमाम ही मैचेस में कामयाबी हासिल की है। ओवरऑल अगर हम देखें तो फिजिकल फिटनेस की बात कर रहे थे, पाकिस्तानी टीम का फिजिकल फिटनेस कैसा देख रहे हैं? शाहीन शाह आफरीदी इस वक्त परफॉर्म नहीं कर रहे, हारिस रऊफ लोग ये कहते हैं, तजिया निगार ये कहते हैं कि वो वनडे का बॉलर नहीं है, उसे T20 क्रिकेट की हद तक रखना चाहिए, क्योंकि आपका क्रिकेटर से ज़्यादा वास्ता पड़ता है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी टीम कहीं पर कमज़ोर नज़र आ रही है फिजिकल फिटनेस के मामले में? अभी रिसेंटली रात भी एक न्यूज़ ब्रेक हुई है कि काफ़ी प्लेयर्स जो हमारे वो बीमार भी हुए हैं, कोई इन्फेक्शन वगैरह बीमार हुए हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा देखें प्रॉब्लम आता है। फिर अब आपके जो मेन प्लेयर हैं, जो आपके बैकबोन हैं,
अगर उनके साथ फिटनेस का कोई थोड़ा सा भी इशू आता है ना तो पूरी टीम पे वो असर पड़ता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान टीम की जो फिटनेस है वो काफ़ी अच्छी है। इंडिया के बाद इंडिया, न्यूजीलैंड होगी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये 3-4 टीमें इनके जो फिटनेस का म्यार है ना वो काफ़ी बेहतर है बनस्बत दूसरी टीम। शहनशाह अफरीदी का फिटनेस कैसा देख रहे हो इस टूर्नामेंट में? आपको लग रहा है कि मुकम्मल तौर पर वो फिट है? नहीं, मुकम्मल तौर पे फिट तो नहीं है, वो तो उनकी फिजिक्स से पता लग रहा है। उसके अलावा जो बॉडी लैंग्वेज है मैच में वो बताती है, वो क्लियरली बता देती है कि वो किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लूज आ रहे हैं इस पे। अच्छा, आपने बीमारी की बात की तो इस वक्त अब्दुल्ला शफीक को बाकायदा तौर पर करंतना कर दिया गया है, और आप समझते हैं करंतना कितने रोज़ का होता है, या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो मैच खेल भी पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में तो बहुत मुश्किल होगा। 10 से 15 दिन का होता है। अब ये देखना है कि वो किस नौइयत का है और उन्होंने कितने दिन दिए हैं, बट ये कि 10 से 12 दिन का होता है। कितना फ़र्क पड़ेगा अगर अब्दुल्ला शफीक नहीं खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जावेद साहब? मोइन भाई, जिस तरीके से उसकी फॉर्म लगी हुई थी, उसने डेब्यू पे 100 किया था, तो मुझे ये नज़र आ रहा है फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक आपको पता है बाबर के बाद जो सबसे अच्छी टेक्निक और शॉट्स अपने पास रखता है वो अब्दुल्ला शफीक ही है। और ये बहुत बड़ा मैं समझ रहा हूँ कि सेटबैक होगा पाकिस्तान के लिए। पहले ही हम इंडिया से मैच हार कर आ रहे हैं, और फिर आगे आपको पता है ऑस्ट्रेलिया से 20 को हमारा जो अहम मैच है उसमें अब्दुल्ला शफीक का होना मैं तो समझ रहा हूँ लाजमी है। लेकिन जो बैटिंग के लिए आपको पता है जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में आप पे बेंच पे जो 3-4 मखसूस लड़के बैठे होते थे, अभी भी वही आपको फ़खर जमान को डालना पड़ेगा, और इमाम की जगह तो आपको पता है वैसे ही पक्की है, तो यही करना पड़ेगा। अब्दुल्ला शफीक का खुला कोई बैट्समैन नहीं पूरा कर सकता। रियाज साहब से भी बात कर लेते इसी हवाले से। रियाज साहब, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान वसीम जूनियर अब इस वक्त, क्योंकि करंतना सिर्फ अब्दुल्ला शफीक को, बाकी प्लेयर्स इस वक्त बीमार हैं, क्या कोई ऐसा जादू चल गया इंडिया में कि पाकिस्तानी ही प्लेयर्स वहाँ पर ज़्यादा बीमार हो रहे हैं? हाँ देखें, मतलब जादू तो खैर वो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मतलब मैं महसूस कर रहा हूँ कि 2 मैचेस हमने हारे थे एशिया कप में, 2 मैचेस हमने प्रैक्टिस के हारे थे, और जब हमारे नसीम शाह ज़ख्मी हुए हैं तो मैं ये समझता हूँ कि वही हमारा मतलब एक टर्निंग पॉइंट था, और साइकोलॉजिकली जो है हमारी टीम वहाँ से डीमोरलाइज होती चली गई। इसलिए उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि जब तक हमारा ये बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो है अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर रहा था, दुनिया के जो दूसरी टीमों के बैटर हैं उनके ऊपर एक हवा था, और दुनिया भर के मतलब जो दूसरी टीमों के कप्तान हैं और प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान टीम को एक ख़तरनाक टीम मतलब गर्दान रहे थे। इसलिए कि हमारा बॉलिंग अटैक शुरू में जो 3-4 विकेटें हम निकालते थे, शहनशाह अफरीदी जिस तरह से, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम जो है ना साइकोलॉजिकल थोड़ी सी बैठ गई है, और जिसकी वजह से अब ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई। जहाँ तक रह गई जादू की बात, या अब्दुल्ला शफीक देखें, उन्हें तो बुखार हुआ है, 2-3 लड़के जो हैं हमारे, लेकिन वो आज करंतना उनको कर दिया हाँ, गया, ये तशवीश वाली बात है। करंतना इसलिए किया कि उसका मतलब अगर खुदा न खासा कोई ऐसी चीज़ है कि वो दूसरे खिलाड़ियों पर असरअंदाज हो सकती है, तो इसलिए उनको मतलब अलग कर दिया गया। तो ये एक अच्छी बात है। करंतना मतलब एक लफ्ज़ है, लेकिन ये कि वो उनको एक तरह से आप ये कहें कि उनको सेपरेट कर दिया दूसरे लड़कों से थोड़ा सा हटा के, ताकि कोई उनके पास ना जाए और वो उनकी बीमारी जो है उसको जल्दी रिकवर हो जाए। लेकिन अगर जिस तरह से मतलब इत्तलात आ रही हैं यहाँ पे, तो उसमें तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब वो शायद ऑस्ट्रेलिया का मैच ना खेल सकें। तो वैसे तो मैं समझता हूँ, देखें हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है जिस तरह से मतलब इंडिया के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस हमारी गई है। खैर उसकी बहुत सारी वजह उस पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं कि सारी चीज़ें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, लेकिन ठीक है सारी चीज़ें खिलाफ थी पाकिस्तान। लेकिन ग्राउंड में तो खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस करना है ना रियाज साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी में, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए, इसलिए कि उनको दे नोज वेरी वेल ईच एंड एवरीथिंग। उन्हें पता होता है कि हमें जो है किन किन कंडीशंस में मतलब खेलना है, तो वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं, माइंड उनका मेकअप होता है, उनके पास तमाम मार्जिन और प्रोविजन लेके ग्राउंड में उतरते हैं। और ये कोई एक्सक्यूज़, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं होता कि जी वो ये कहें जी फल ये हो गया वो हो गया, वो बिल्कुल गलत बात है। फिर ये कि यही हमारे प्लेयर, हमारी दुआ है कि वो 70 लाख लेते हैं, 2 करोड़ महीने का कमा है, लेकिन ये कि जहाँ आपको परफॉर्मेंस देना है वहाँ परफॉर्मेंस दें, और बगैर मतलब ये कि लड़े हारना, इससे पहले भी आप हारते रहें और अभी इंडिया के ख़िलाफ़ जब आप हारते हैं तो ये बड़ी तकलीफ दह चीज़ होती है। मैं ये समझता हूँ
हूँ कि हमारे खिलाड़ियों को यकीनन ये फिटनेस का प्रॉब्लम है, और खुदा करे कि मतलब ऑस्ट्रेलिया के मैच तक वो फिट हो जाएं, और अगर नहीं हुए तो ये मतलब बिल्कुल रियाज साहब कह रहे हैं कि गलत चीज़ फिटनेस प्रॉब्लम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ज़रूर इस वक्त दरपेश होती हुई नज़र आ रही है। बहुत से खिलाड़ी इस वक्त बीमार भी हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है साबिक़ इंटरनेशनल खिलाड़ी सईद आज़ाद साहब ने। सईद आज़ाद साहब ने हमारे पिछले प्रोग्राम में बहुत से इंकशाफात किए थे। वो इंकशाफात ये थे कि पाकिस्तानी टीम मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, पाकिस्तानी टीम के कप्तान उस म्यार की कप्तानी नहीं कर रहे। पाकिस्तानी टीम अगर बात कर लें इस टीम की तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम कुछ खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगी। गो के अभी पाकिस्तानी इस टूर्नामेंट में बहुत कुछ बाकी है पाकिस्तान के लिए। सईद आज़ाद साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया। सईद आज़ाद साहब से बात कर लेते हैं। सईद आज़ाद साहब, बहुत कुछ इंकशाफात आपने हमारे प्रोग्राम में किया है, उसकी थोड़ी सी तफसील मैंने आपको बता दी। आप समझ रहे हैं कि इस वक्त जो कंडीशन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कि वहां पर मुख्तलिफ प्लेयर्स बीमार भी हो रहे हैं, प्लेयर्स को क्वारंटीना भी कराया जा रहा है, तो क्या सिचुएशन देख रहे हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हम खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अस्सलामुअलैकुम मोइन भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे थोड़ा सा रिपीट करवाया। मैं एक्चुअली देखो बाबू, मैं तुम लोगों की वजह से ही क्रिकेट में इन्वॉल्व रहता हूं और क्रिकेट को कंसंट्रेट करता हूं, और पाकिस्तान का सिनेरियो थोड़ा सा मैंने देखा है, खुद खेला हूं, तो मुझे पता है कि वो किस लेवल का ये टूर्नामेंट होता है और किस लेवल की ये क्रिकेट है। इसमें किस चीज की किस चीजों की जरूरत होती है पाकिस्तान टीम को या इस मुल्क को किस चीज की जरूरत होती है, तो वो उस नजरिए से बात करता हूँ। मेरा कहीं ये इंटरेस्ट नहीं होता कि मैं पाकिस्तान टीम के या किसी के लिए या किसी प्लेयर के लिए। प्लेयर मेरे लिए सभी जिसकी कि मैं इज्जत करता हूँ पाकिस्तान प्लेयर की, इसलिए कि मैं खुद पाकिस्तान प्लेयर हूँ। पाकिस्तान का नाम जिसके साथ लग जाए वो तो ऐसा ही है जैसे कि हम मिसालें देते हैं कि जैसे हमारा वालिदैन की तरह ये मुल्क जो है हमारा, इसकी ऐसे ही इज्जत करते हैं। अच्छा, अब आपने क्या सवाल पूछा है जरा बताइएगा। मैं बड़ा इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तानी टीम की खेलने जा रही है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, लेकिन उससे कबल अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत से बीमार भी हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिन्हें क्वारंटीना कर दिया गया है। उनमें एक अब्दुल्ला शफीक का नाम है, आप समझ रहे हैं, रिजवान भी बीमार है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट दो प्लेयर्स पाकिस्तान के इस वक्त बीमार है। ये जो पोजीशन हुई है, देखिए सब ये अल्लाह की तरफ से होती है। पाकिस्तान के इतने लड़के जो अनफिट हुए हैं, ये अल्लाह ही जानता है ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी है या पाकिस्तान के लिए बेहतरी नहीं है। मगर मैं ये जानता हूँ पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप खेलने जरूर गया है, मगर पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं है। जो पास्ट में पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप की तैयारी करती थी और जिस तरह से फेयर सिलेक्शन होती थी और जिस तरह से फेयर टीम खेला करती थी, ये वो नहीं हो रहा जैसे पहले हुआ करता था। चले, आपने पहले की बात की तो इसी पे इंटरप्ट करता हूं आपको कि पाकिस्तान को 4 साल के बाद वर्ल्ड कप खेलना था। पाकिस्तान ने एक फास्ट बॉलिंग बेहतरीन ऑलराउंडर भी शायद पाकिस्तानी टीम में मौजूद नजर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जिस तरह माजी में अब्दुल रज्जाक हुआ करते थे, अजहर महमूद हुआ करते थे। आप समझते हैं आपने जरूर इंतखाब कर लिया वसीम जूनियर का, लेकिन उनकी जगह खुद नहीं बनती दिखाई दे रही क्योंकि आपने 2 स्पिनर्स टीम में खिला रहे होते हैं। देखिए मेरी एज का जितना एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के लिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरी जिंदगी में पाकिस्तान में जो एक टैलेंट आया था ना 40-50 लड़कों का इस 4-5 सालों में, इतना बड़ा टैलेंट जिंदगी भर पाकिस्तान की टीम में नहीं आया। मगर इन लोगों की गलत चॉइस और गलत लाइकिंग और डिसलाइकिंग और बेयर पावर और पीसीबी का 4 साल में बोर्ड ना होना, कभी चेयरमैन ना होना, कभी मैंने मिस मैनेजमेंट अपनी जिंदगी में इतना नहीं देखी। तो आप बताएं वर्ल्ड कप की तैयारी कहाँ से हुई? वो ही लड़के 4 साल से खेले जा रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि शाहीन आफरीदी दुनिया बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर आया था, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे पास हारिस रऊफ बहुत बड़ा बॉलर आया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारे पास नसीम शाह बहुत अच्छा बॉलर आया था, हमारे पास कोई शक की बात नहीं है। हमारे पास ये और जितने भी धानी हो गया और दूसरे फास्ट बॉलर हो गए बहुत अच्छे आए, मगर मिस मैनेजमेंट और बोर्ड का ना होने की वजह से हमारी टीम आज तक खड़ी नहीं हो सकी। इन्होंने पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया है कि इन्होंने, मैं आपको थोड़ी सी मैं बैक टू उस पर आ जाता हूँ अपनी पोजीशन पे, जिस बात पे आपने बात शुरू की है। देखिए बात यह है कि इस वक्त भी इन्होंने सबसे बड़ी ज्यादती ये की हुई थी कि इनको इमामुल हक को फर्स्ट प्रायोरिटी
की दे दी है, मगर इनको देनी चाहिए थी फखर जमान को। यहाँ भी इन्होंने ज्यादती की पाकिस्तान टीम के साथ। ठीक है, परफॉर्मेंस कहाँ कर रहे हैं फखर जमान? अगर देख लें तो 12 से 13 इनिंग हो गए थे, इस पे आप उन्हें ड्रॉप नहीं करते तो क्या करते सईद आजाद साहब? आप मैं एक चीज बताऊं आपको मेरी बाजी का इमरान खान दुनिया का सबसे बड़ा कप्तान गुजरा है। वो सिर्फ डिसीजन मेकर हुआ करता था। हर आदमी 11 के 11 नहीं करते। बहुत से प्लेयर ऐसे होते हैं कि सिर्फ उनका होना इसलिए जरूरी होता है कि पूरी टीम की कॉम्बिनेशन बन रहा होता है। आज एक बात मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर ये इसको फॉर्म में नहीं लाए फखर जमान को और अब्दुल्ला शफीक के साथ, आप लोग नहीं जीत सकते, आप लोग ऊपर नहीं जा सकते। अगर अब्दुल्ला शफीक, आप देखिए मैं थोड़ी सी क्रिकेटिंग, मैं बैटिंग ऑर्डर का थोड़ा सा समझा देता हूँ प्लानिंग के तौर पे। इसलिए अब मैं कोच भी रह चुका हूँ, नेशनल बैंक का कप्तान भी रह चुका हूँ, पाकिस्तान प्लेयर भी रह चुका हूँ। कॉम्बिनेशन जो बनता है वो किस तरह से बनता है, वो ये बनता है कि जैसे अभी बाबर और ये है रिजवान, ये खेलते कैसे हैं? एक अटैकिंग खेलता है, एक डिफेंसिव खेलता है ना बहुत है। तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता कि 100% बाबर रन कर रहा है, 100% रिजवान रन कर रहा है, मगर अटैकिंग खेलने वाला और डिफेंसिव एक इस तरह से कपल बनता है तो टीम में ज्यादा जान होती है। इसी तरह से आप फखर जमान को अभी भी लेके आए अब्दुल्ला के साथ। किसी मैच में भी चले, 8 मैचों में 9 मैचों में 2 मैच तो उसने इनिंग खेलनी है, तो 9 मैच थोड़ी इनिंग खेलनी है। इसी तरीके से क्रिकेट होती है, टीमें जीतती हैं कि एक प्लेयर जो कि ज्यादा खेलता है वो 2 मैच जितवाता है, फिर तीसरा 1 मैच जितवाता है। मगर इन्होंने इमाम को खिला के पूरी उसको ड्रॉप करके इन्होंने वैसे ही गिरा दी टीम। इमाम वो तो चलो शुक्र है, अपना अब्दुल्ला शफीक अच्छा प्लेयर निकला, उसने परफॉर्म कर दिया, मगर उसकी जिम्मेदारी तो नहीं है, उसका पहला इवेंट है, वो सिर्फ सर्वाइवल ही कर सकता है ना, वो मैचेस तो नहीं जितवा सकता। बिल्कुल सईद भाई, हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे सबके इंटरनेशनल क्रिकेटर सईद आज़ाद से। इस वक्त भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। सईद साहब, जहां से हमने सिलसिला तोड़ा था वहीं से जोड़ते हैं, क्या कहेंगे इस वर्ल्ड कप के हवाले से जहां पर आपने ये सिलसिला बड़े अच्छे तरीके से जोड़ना है? सईद साहब, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी आ रही है। क्या कहेंगे इससे, जहां से हमने ये वक्फे से कबल सिलसिला तोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं? ठीक है सर जी बताएं, क्या कहेंगे आप? आप एक अगर माइंड ना करें तो मुझे बताएंगे किस बात पे बात हो? बिल्कुल, हम बात कर रहे थे इससे कबल के जिस तरह पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दे रहा है, प्लेयर्स फिट नहीं, शाहिनशाह आफरीदी को आप कह रहे हैं, हारिस रऊफ को कह रहे हैं कि इस तरह का वो बॉलर अच्छा है लेकिन मुकम्मल रिदम में नहीं कर रहा बॉल। देखिए, आज मेरी बात है, बात में आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, पहले दिन से ये मैं लड़कों के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं थोड़ा सा मुझे एटमॉस्फेयर का पता है। आप ये बताएं, आपके पास शाइन वो बच्चा अनफिट हुआ, वो बच्चा नसीम शाह अनफिट हुआ, ठीक है। आपके पास ये अनफिट है, एशिया कप से आपको पता चल गया था, उससे पहले से अनफिट है अपना नसीम शाह, ये आफरीदी, ठीक है, अनफिट है। अब ये जो बॉलर है, हमने आफरीदी को शो इस तरह से कर रहे हैं जैसे वसीम अकरम मिल गया था। भाई वसीम अकरम नहीं था। आप इसको हारिस रऊफ को शो कर रहे हैं, वक़ार यूनुस मिल गया था। भाई वक़ार यूनुस नहीं था, ठीक है। अच्छे सब बॉलर थे, मगर सबके सब 4 साल से कंटिन्यू मशीन बने पड़े। मेरे भाई, ये वर्ल्ड कप है, ये दुनिया का बड़ा टूर्नामेंट है, दुनिया की बड़ी टीमें तैयारी करके आती हैं। मोइन, अभी एक बात सुनो, मैं आपसे एक मिसाल, एक आपसे बात पूछता हूँ। आप अपने बेटे को अगर अपने आप बेटे को कहते हो कि बेटा तुम डॉक्टर बनो, और डॉक्टर बनने के बाद लास्ट ईयर होता है उसका,
लास्ट ईयर होता है, और लास्ट ईयर आपने इतने पैसे खर्च किए और आपके बेटे को आप लास्ट ईयर से डॉक्टर बनने से पहले शादी कर दोगे बच्चे की? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, डॉक्टर बनाना जरूरी है। इनको मुल्क की इज्जत से ख्याल नहीं था कि ये शादियां 2-2, 3-3 लड़कों ने जो करंट प्लेयर थे पाकिस्तान के सुपरस्टार थे, ये नहीं कर सकते थे वर्ल्ड कप के बाद शादियां? शादियां तो सुन्नत है ना सर। सुन्नत भाई, सुन्नत की बात नहीं, सुन्नत बाद में भी अदद हो सकती है। सुन्नत पाकिस्तान की इज्जत भी भाई फर्ज है, बॉडी के अंदर नहीं है। बिल्कुल, इस पे मजीद भी आपसे बात करेंगे, टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा। हमारे और भी गेस्ट मौजूद हैं। रियाजुद्दीन साहब है, क्या कहेंगे इससे? वालेकुम सलाम, क्या कैसे हैं आजाद भाई, ठीक हैं? रहते ये जिस तरह सही साहब कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है प्लेयर, ये सब कुछ पता था वर्ल्ड कप से कबल, तो उस वक्त क्यों नहीं इस पे तरजीह दी गई कि हम क्यों ना सीनियर प्लेयर्स के साथ साथ हम मुंसलिक करते हैं उन खिलाड़ियों को जो उनके साथ नेमुल बदर पे काम आते हैं? देखिए शहजादा, मतलब हम वर्ल्ड कप में फेल तो उसी दिन हो गए थे जब आपको पता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी का जो एक इजलास था जिसमें हफीज़ भी शरीक थे और अपने इंजमाम भी थे और ज़का अशरफ साहब भी मौजूद थे, और उसमें से हफीज़ जो है वो निकल के आ गए और बाहर उन्होंने कहा जी मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। इसका मतलब है कि जो लड़के वो लेना चाहते थे नहीं लिए। बात यह है कि देखें वही जो अभी आज़ाद भाई कह रहे थे, दोस्तियाँ हैं, यारियाँ हैं, जब आप इस तरह से करेंगे, मतलब देखें कौमी मफाद को, मतलब जब आप बालाए ताक रखेंगे, ज़ाती मफादात को आप आगे रखेंगे तो यही होगा। और आप ये देखें कि ये जो 3 प्लेयर्स हैं उनके नाम भी हमेशा लिए जाते हैं, कप्तान, वाइस कप्तान और शाहिनशाह अफरीदी। मतलब ये एक आम बात है, अब तो हर कोई जानता है कि यही मिल के तीनों मतलब टीमें मतलब सिलेक्ट किया करते थे और इनकी मर्जी के बगैर कोई लड़का नहीं आता था। और उसकी वजह शायद ये भी थी कि ठीक है इन तीनों की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से वर्ल्ड कप के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए थी, जिस तरह से हमें फिजिकल फिटनेस लेवल जो है अपना बेहतर करना चाहिए था, हमने तो वर्कलोड मैनेजमेंट पे काम ही नहीं किया। वर्कलोड मैनेजमेंट अगर हम काम करते तो हमारे ये प्लेयर जो हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहिनशाह अफरीदी, आप मतलब इस तरह से इंजर्ड नहीं होते। और अगर हम सही तरीके से मतलब इनको पूरा मैनेज करके रखते तो ये जो आज देखें, वैसे तो कोई भी बीमारी लग सकती है, इंसान के इख्तियार में नहीं होता, लेकिन कम से कम जब आप इतने बड़े इवेंट पे जा रहे हैं तो आपको थोड़ी सी मतलब कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यों, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जो रिवायत से हट के होती हैं जब आप इतने बड़े इवेंट में जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल हमने जो है कतई तौर पे इसकी तैयारी नहीं की थी, हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, माइंड हमारा मेकअप नहीं था, जो मतलब हमें एग्रेशन दिखाना चाहिए था, कप्तान का जो मतलब एक लेवल होता है और जिस तरह की स्मार्ट कैप्टनशिप वर्ल्ड कप में ज़रूरी थी वो हम मतलब नहीं कर सके। तो ये देखें इंडिविजुअल हमारे खिलाड़ियों ने हमेशा, हमें ऐसा नजर आया खासतौर से वर्ल्ड कप के मैचेस में कि हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है अपनी बेहतर बना रहे हैं ताकि जारी है। इस वक्त अब हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया अली रजा ने, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। अली रजा, क्या कहेंगे मौजूदा टीम के हवाले से? सईद आजाद साहब कह रहे हैं कि टीम का मेयार सही नहीं है, सिलेक्शन सही नहीं हुई, तो जिम्मेदार आप चीफ सेलेक्टर को देते हैं या कप्तान को? थैंक यू मोइन भाई, आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। सॉरी मैं लेट हो गया, कहीं से होता हुआ आ रहा था तो ट्रैफिक की वजह से। देखिए अभी तो 6 मैच बाकी हैं, टूर्नामेंट बिल्कुल ओपन हो गया है। जो जिन टीमों को हम कंसिडर नहीं कर रहे थे वो टीमें भी जो दूसरी बड़ी टीमों को हरा रही हैं। अफगानिस्तान ने तैयारी करके आई ना सर? तैयारी करी, ये काफ़ी साल से तैयारी करी है। सबसे छोटी टीम वो है जो दूसरी टीम को छोटी समझे। सब टीमें बराबर है और सब तैयारी करके आए, प्रोफेशनल तरीके से आए। बाजार आपने अभी देखा होगा पिछले 2-3 मैचों में जो है ना छोटी टीमें, नेदरलैंड ने कल जो है साउथ अफ्रीका को मार दिया, 428 रन कर लिया था, तो लोग समझ रहे थे वो फाइनल 4 में आ जाएगी। सर अभी टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। अभी बहुत से अपसेट देखने को मिलेंगे, बड़ी टीम नीचे आएंगे, नीचे वाली टीम ऊपर आएगी। तो ये तो टूर्नामेंट की खूबसूरती है, बिल्कुल ओपन बुक की तरह खुल गया टूर्नामेंट। अब आप 4 टीमें चॉइस करना आपके लिए मुश्किल है कि जो इंडिया की परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में इंडिया ने अभी 3 मैच खेले, सही है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को मारा है, पाकिस्तान को हराया और तीसरा तो अफगानिस्तान से जीती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100% वो जीतती हुई चली जाएगी। तो जिस तरह से जो नीचे की टीमें जो हैं, जो छोटी टीमें जिनको हम कहते हैं, अब छोटी तो खैर मुझे कोई नहीं लग रही इस टूर्नामेंट में, वो टीमें भी जो है ना तकरीबन बड़ी टीम को फाइट के साथ साथ मैच भी निकाल लेती हैं। तो अभी मौसम भी चेंज हुआ है, विकेटें भी थोड़ी सी चेंज हुई हैं, तो ग्राउंड में जो रन हो रहे हैं तो बहुत हाई स्कोर रन नहीं हो रहे, मिड के रन ही हो रहे हैं। अब मिड के रन होते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी आज देखें तो जिस तरह न्यूजीलैंड ने स्कोर किया, अफगानिस्तान ने अच्छा शुरू में टफ दिया था, बीच में जो 4 आउट के बाद जो पार्टनरशिप लगी है वहां से थोड़ी सी वो जैसे बात है सीनियर टीम है। अच्छा, कप्तानी
कि बहुत देर से मैं बातें सुन रहा था, कप्तानी हमेशा फील्डिंग में पता चलती है कप्तान का, बैटिंग में पता नहीं चलता। बैटिंग में आपने जिस बैट्समैन को भेज दिया, बहुत हुआ नीचे वाले को ऊपर भेज दिया तेज रन करने, असल कप्तानी का पता चलता है फील्डिंग में। और मुझे पता था न्यूजीलैंड सीनियर टीम है, फील्डिंग में इनको जब कप्तानी जो 288 रन कर दिए तो ये मैच पकड़ लेगी अफगानिस्तान को, एक्सपीरियंस भी यहाँ पे गेन करता है। फील्डिंग की आप बात करें, आज अफगान ने जो है 5 कैचेस भी गिराए आज के मैच में। हिस्ट्री है अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, हमारी फील्डिंग इस लेवल पे थोड़ी सी कमज़ोर है और उसी का फ़ायदा उठाया। कल भी ऐसे ही देखने को मिला था कि मिलर का कैच ड्यूरिंग द मैच अच्छा लेके चल गया था, वो उसका कैच छोड़ दिया था। तो फील्डिंग में तो अफगानिस्तान हमेशा से जो है ना फील्डिंग में क्रुशियल टाइम पे कैच छोड़ देती है, ये लोग नहीं छोड़ेंगे। इंग्लिश टीमें जितनी है, खासकर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये फील्डिंग में बहुत अच्छे मियारी फील्डिंग करते हैं। तो फील्डिंग का भी एडवांटेज है, एक्सपीरियंस का भी एडवांटेज है और कप्तान भी इनके अच्छे हैं सारे। तो मुझे नहीं लगता कि वो अफगानिस्तान का एक चांस था एक और अच्छा ऊपर आने का, लेकिन अफगानिस्तान आज मुझे ढेर होती हुई दिख रही है आज के मैच में, और न्यूजीलैंड वैसे ही टॉप पे जा रही है। न्यूजीलैंड टॉप पे जा रही है। हनीफ है, क्या कहोगे इस टूर्नामेंट के हवाले से, क्योंकि अभी भी टूर्नामेंट अली रजा कह रहे हैं कि बड़ा ओपन है, जब तक रियाज साहब कह रहे हैं कि जब तक 5-5, 6-6 मैचेस नहीं हो जाएं उस वक्त तक सूरत-ए-हाल वाज़ेह नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी टूर्नामेंट का स्टार्ट है, अभी 2-2, 3-3 मैचेस हुए हैं। लास्ट मैचेस जब होंगे उस वक्त जो है पूरी खुल के आएगी चीज़ें कि कौन सी टीमें टॉप पर हैं, क्योंकि अभी तो अपसेट मजीद जैसे कहा कि अपसेट होते रहेंगे। इसमें कोई भी टीम छोटी नहीं है क्योंकि ये सब तैयारी के साथ आई हैं। हाँ, कुछ टीमों की तैयारी नहीं है। आप जो बेस्ट टीम है इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इनके अगर आप लास्ट 3-4 सीरीज देखें तो इन्होंने काफ़ी प्लेयर्स को रेस्ट दिया है और उनको तैयार किया है। पाकिस्तान ने क्यों नहीं किया? पाकिस्तान की देखिए मैनेजमेंट लास्ट 3-4 ईयर्स से तो मैनेजमेंट ही नहीं पता लग रही। आए दिन तो आपका चेयरमैन चेंज हो रहा है, कमेटियां चेंज हो रही हैं, तो टीम कौन बनाएगा? सिलेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, तो टीम कॉम्बिनेशन ना टीम कॉम्बिनेशन है ना प्लेयर्स से भी है। बात कर लेते हैं। टीम कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रही। कुछ अरसे कबल यही टीम है जो है फाइनल 4 के लिए बल्कि वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम करार दी जा रही थी। सईद आजाद साहब, क्या सिलेक्शन का म्यार हमारा इतना गिर गया था कि अब जब वो वर्ल्ड कप खेली है टीम तो इसमें टीम को फाइनल 4 में नहीं देखा जा रहा है? देखें, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं पाकिस्तान के नाम को मैं 92 से पहले से देखता हूँ, या पाकिस्तान की प्लेयर ही 92 से, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। देखें, अभी हम मैं ये नहीं कहता कि हम नहीं जीत सकते फाइनल, हम नहीं फाइनल में पहुंच सकते, मगर मैं जो पाकिस्तान की टीम हमेशा से बनती चली आती थी, जिस तरह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप की तैयारी होती थी, जिस तरह से प्लेयर हमारे पाकिस्तान जो सिलेक्शन होती थी, जिस तरह से प्लानिंग होती थी, पाकिस्तानी कोच होता था। यही बड़े बड़े पाकिस्तान के जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किए चीफ सिलेक्टर होते थे। पीसीबी का एक ओहदा होता था जो कि आरिफ अली अब्बासी होते थे, जनरल साहब होते थे, और इस तरह से बहुत बड़े बड़े जिसे कहते हैं कि एक लेजेंडरी पाकिस्तान के लिए जिन्होंने कुर्बानियां, जिनके वालिदैन ने पाकिस्तान का नाम वो किया था, उनकी औलादें करनी थी, एक खूबसूरती नजर आती थी। अब तो पाकिस्तान की टीम उसी के नाम से पाकिस्तान के नाम चले आ रहा है। अब मुझे बताओ, रिजवान और बाबर पाकिस्तान की टीम चलाएंगे यार? इतना हमारी ये पोजीशन हो गई। और पाकिस्तान बगैर कराची के रह ही नहीं सकता, बगैर डोमेस्टिक। आप मुझे एक बता दो कि देखो, मैं तुमसे कराची के प्लेयर्स तो इस वक्त कोई हासिल कारकर्दगी नजर नहीं आ रही किसी प्लेयर की, तो वो टीम में कैसे सेलेक्ट होंगे? नहीं, कराची का प्लेयर क्यों नहीं है पूरे पाकिस्तान के? आप बता दें, आप तो अभी भी खुर्रम मंजूर के साथ घूम रहे हैं। जो कायदे ट्रॉफी हो रही है आप देखें, उसमें खुर्रम मंजूर साहब खेल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं मेरी बात तो नौजवान खिलाड़ी कहां से आ रहे हैं आप बता दें मुझे। मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात समझने की मोइन बात कोशिश करो। मैं ये कह रहा हूं कि कोई आदमी पाकिस्तान का इतने बड़े बड़े लेजेंड टीवी में बैठे हैं, वसीम अकरम बैठे हुए, वक्काश यूनुस बैठे हुए, मिसबा बैठे हुए, बासित अली बैठे हुए, ये बैठे हुए, उनको तो सबसे पहले सर जोड़ के ये बोलना चाहिए कि भाई ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में कराची का प्लेयर क्यों नहीं आ रहा? और भाई जहां से दूध की नहरें बहती हैं वहां से दूध ही नहीं आ रहा। तो कोई तो बोले, ये कहां से फेयर सिलेक्शन है ही नहीं।
सऊद शकील को बेचारे को एक परफॉर्मर डोमेस्टिक क्रिकेट का जो काफी सालों से परफॉर्मेंस दे रहा था, उसको आप उस पे आप बोझ डालोगे, आप उसको समझते हो कि वर्ल्ड कप जिता के चला जाएगा, जावेद मियांदाद की जगह ले लेगा वो सईद अनवर की। ऐसा नहीं होता। बात ये कि मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना, बस ये 10, 15, 20 लड़कों के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। 15-20 लड़कों के गिर्द घूम रहा है। चले इन 15-20 में एक बाबर आजम भी है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन स्कोर कर दिया। मैच पाकिस्तान के जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है 20 तारीख को। आप क्या समझ रहे हैं, जहां पर अगर देखें तो सबसे ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है जावेद मियांदाद ने स्कोर किए हैं, सबसे ज्यादा सेंचुरियां बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्कोर किया। आप समझ रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप के जो इंपॉर्टेंट मैच है उसमें बाबर आजम अब इंपॉर्टेंट रोल अदा करने जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट सेंचुरी भी लाहौर में जो है बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्कोर की है। देखिए, बाबर आजम ग्रेट प्लेयर है, बाबर आजम दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है, मगर जावेद मियांदाद में और बाबर आजम में जमीन आसमान का फर्क है। आज बता दूं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों से पूछेंगे ना, इंग्लैंड के प्लेयरों से पूछेंगे, आप वेस्ट इंडीज के प्लेयर से पूछेंगे या किसी भी दुनिया के किसी भी प्लेयर से पूछेंगे, बाबर आजम को कंपेयर करेंगे, वहां मार ये खाते हैं। वो विनिंग प्लेयर था। बाबर आजम खेलता है अपने लिए। बाबर आजम कोई ऐसा मैच उसकी कोई मुझे 2-3 इनिंगें बता दे, अगर रिजवान रन ना करे तो बाबर आजम ने कोई ऐसी इनिंग नहीं खेली जिसमें पाकिस्तान जीता हुआ हो मैच। जावेद मियांदाद का हर दूसरी इनिंग पाकिस्तान जीतता था उसकी इनिंग से। ये फर्क ये है क्रिकेट का। बिल्कुल बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे सईद भाई। विनर्स स्पोर्ट्स में आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन साहब की तरफ आते हैं वापस। रियाज साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। सईद रजा साहब, आप समझते हैं कि बाबर आजम क्या पाकिस्तान को मैच विनिंग कारकर्दगी दिखाते हुए नजर आए आपको? देखें, खुदा करे कि ऐसा हो, और मतलब हमारी दुआएं बाबर आजम के साथ हैं, अपनी पूरी टीम के साथ हैं। लेकिन अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है और जिस तरह से हमने उनको गुज़श्ता मैचेस में, सीरीज़ में या बायलैटरल सीरीज़ में, वनडे में, T20 में या टेस्ट में खेलते हुए देखा है, जहाँ क्रूशल स्टेज होता है, जहाँ प्रेशर सिचुएशन होती है, वो जो है मतलब अपनी चीज़ों को मैनेज करने की भरपूर सलाहियत नहीं रखते। देखें, बहुत उन्होंने तो डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाए थे इंफरादी कारकर्दगी वो अपने बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ना, बहुत सी चीज़ें तो कप्तान के लिए ब्लैक एंड वाइट में आपको डक से ही मिल जाती हैं, जो उनके कोचेज़ वो होते हैं, मैनेजमेंट होती है, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो जो वेरिएशन होती है ग्राउंड के अंदर, असल चीज़ तो फील्डिंग के दौरान, जैसा अभी भाई बात कर रहे थे, उस वक्त मतलब कप्तान नज़र आता है। आपको याद है कि हम अक्सर जिक्र करते हैं कि जब जावेद मियांदाद कप्तान थे, इतने अटैकिंग और इतने शार्प कप्तान थे वो, बहुत ही स्मार्ट कप्तान थे। वो क्या करते कि जब उनको विकेट नहीं मिल रही होती थी तो विकेट कीपर के पैड खुद कर लेते थे और विकेट कीपर से गेंदें कराते थे, और बाज़ औक़ात तो उन्होंने खुद भी गेंदें कराई हैं जबकि वो रेगुलर बॉलर नहीं थे। लेकिन ये सिर्फ इसलिए होता है कि आप तो जो बैटर्स होते हैं उनकी थोड़ी सी तवज्जो जो वो सेट हो चुके होते हैं, कुछ उनको थोड़ा सा हटाया जाता है। यही स्मार्ट क्रिकेट होती है। बिल्कुल, स्मार्ट क्रिकेट की बात करते हैं। अली रजा, अभी सईद रजा से जो बात कर रहे थे कि कराची से क्रिकेट खत्म हो गई, कराची से प्लेयर्स नहीं आ रही, क्या कसूर किसका है? देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट को तो बिल्कुल इन्होंने ऑफ किया हुआ है। 4 रोज़ा क्रिकेट होती है, उसी से बड़े प्लेयर निकलते हैं। ये T20 PSL से ही प्लेयर बना लेते हैं ये लोग, और इंटरनेशनल क्रिकेट में ODI में और टेस्ट में ले लेते हैं, ये जो गलत है। 4 डे मैच पूरा उसको फोकस करना चाहिए, उसको सपोर्ट करनी चाहिए। 4 डेज से मैच जो प्लेयर से जो मतलब टूर्नामेंट से जो प्लेयर मिलता है वो बहुत ही स्ट्रांगली प्लेयर मिलता है। तो ये फॉर्मेट होना चाहिए कि 4 डे मैचेस पे फोकस करना चाहिए। दूसरी बात ये कि देखें, पाकिस्तान टीम के अभी मेरे सीनियर, मेरे बहुत रिस्पेक्टफुल मेरे कप्तान कराची की टीम के सईद आज़ाद भाई थोड़ा सा गुस्से में लग रहे थे, लेकिन बात ये हकीकत है। देखिए, बाबर आजम के बारे में बोल रहे थे कोई मैच नहीं था आया। 2019 में वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 कर गए थे और मैच जिताया था। तो वो क्लास इनिंग थी, वहीं से पाकिस्तान ने गेयर चेंज किया था, जो पाकिस्तान सेमीफाइनल के बिल्कुल क्लोज आ गया था। एक मैच में पता नहीं वो इंग्लैंड से भारत हार गया था। तो हार के बाद, इंडिया की हार के बाद तो कमबैक किया था, तो बाबर आजम ने वहां से रन करने शुरू किए थे। देखिए, बाबर आजम को थोड़ा सा सपोर्ट करें तो यही बाबर आजम सेमीफाइनल से फाइनल तक ले जाएंगे टीम। यही खिलाड़ी पाकिस्तान हमारे साथ ये बड़ा मसला है कि हमारे सीनियर लोगों को इस वक्त टूर्नामेंट में फोकस करना चाहिए। रियाजुद्दीन साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट आज क्योंकि इशूज आज खुले हुए थे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नाम पर जाली अकाउंट का इंकशाफ हुआ है 2016 में। आज इस चीज़ की तहकीकाती सारी चीज़ें सामने आ रही, क्या वजह है? यार
शहजादा बात ये कि 2016 की मतलब ये चीज़ आज सामने आई है, 2023 है, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। और मतलब हम जो है अभी 2016 ही का पढ़े हुए हैं। देखें इससे पहले कितने सेक्रेटरीज चेंज हुए, फिर उसके बाद हैदर हुसैन आए। हैदर हुसैन ने आने के बाद मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी। हाँ, हैदर हुसैन ने भी आज इस्तीफा दे दिया, तस्दीक कर दी सज्जाद खोकर ने। मैंने सज्जाद खोकर साहब का मैंने अभी क्लिप सोशल मीडिया पे देखा अभी कुछ देर पहले, तो उसमें तो उन्होंने कहा थी इनका इस्तीफा तो मेरे पास आ गया था पहले से और इनको ज़ाती वजूहात की वजह से इन्होंने दिया था और अब जो है मैंने इसको कबूल कर लिया है। लेकिन मेरे दस्ते शफ़क़त जो है उन पे रहेगा और वो हमारे साथ मतलब काम जो भी जिस हैसियत में करेंगे, तो ये उनका क्लिप है। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो 2016 की आपने करप्शन की बात की ना, देखें ये तो ऑन एंड ऑफ मेरे ख्याल से ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। मैं मतलब ज़ाती तौर पे किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन खुद भी ये समझती रही, जो इससे पहले सेक्रेटरीज थे और जो भी थे, तो 2016 का केस आज निकालना, तो मैं समझता हूँ कि इसको जो है इसकी तो बाकायदा बिल्कुल इस पे किसी प्रोग्राम में डिस्कस जरूर करेंगे। हनीफ आपका शुक्रिया, अली आपका शुक्रिया, रियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।